नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर्स समिट को किया संबोधित। मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी रखा प्रस्ताव। समिट के पहले दिन G20 जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र को किया गया स्वीकार। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली में पकड़ाया गया पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का जखीरा। 4 गिरफ्तार, विदेश में है गैंग का मास्टरमाइंड। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान। भाजपा ने ममता बनर्जी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा पूरी राजनीति घुसपैठियों पर आधारित। और गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 6 विकेट पर 247 रन। कुलदीप यादव ने हासिल किए 3 विकेट। 2 मैच की सीरीज में 0-1 से पीछे है भारतीय टीम। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहान्सबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। तो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है G20 लीडर्स समिट में। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका के साथ हमेशा एकजुटता के साथ खड़ा रहा है भारत। साथ ही G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव जो रखा गया है उसकी भी सराहना प्रधानमंत्री ने की। अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन नमस्ते करके किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ ही कई देश के नेताओं से मुलाकात हुई। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया।
बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों ने अब अपना पदभार संभालना भी शुरू कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन में मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला है। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है। बिहार के सुशासन ने यहां हमेशा अराजकता को समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जनराज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले बयान पर कहा कि वो हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। उन्होंने बिहार में भी कई यात्राएं की थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। वोट चोरी की बात उनका एक जुमला बन गया है। कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं। तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। SIR के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर ही तो लोग यहाँ पर आंदोलन किए थे। अगर उनकी बात की मान्यता बिहार के लोग देते तो शायद इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती। तो इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर वोट चोरी का मामला होता तो जरूर कहीं न कहीं कोई कमी होती, लेकिन वो तो कमी होती नजर नहीं आई है। तो उन लोगों का वोट का चोरी करना एक जुमला बन गया है। पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की होने वाली रैली पर कहा कि इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। यदि उन मुद्दों को कांग्रेस उठाए तो उनका भविष्य में भला हो सकता है, लेकिन SIR का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में वो विपक्ष लोग जनता के मतों की चोरी के बारे में बोल रहे हैं। यदि लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता तो लोग सड़कों पर आते, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी चीजों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को कांग्रेस लाए तो भविष्य में उनका कुछ भला हो सकता है, लेकिन SIR का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में जिस जनता के वोट की चोरी के बारे में लोग बोल रहे हैं, वैसे लोग वास्तव में उनका वोट अगर चोरी हो गया होता तो लोग सड़क पर आते, मतदान हो गया, मतदान के दिन उनका नाम नहीं रहता वोटर लिस्ट में, तो लोग आते सड़क पर और कहते कि देखिए हम इतने लोग हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, हमारे वोट की चोरी हो गई। तो इस तरह का कोई प्रमाण है ही नहीं, फिर भी मुद्दा बनाने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण फेज 2 के तहत 22 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक की प्रगति की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए निर्धारित कुल मतगणना प्रपत्रों में से 99% यानी 50.45 करोड़ मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 33% यानी 17 करोड़ मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। गोवा और लक्षद्वीप में पहले ही 100% मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी वितरण दर 99% से अधिक है। मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में 77.30% के साथ लक्षद्वीप पहले और 65.39% के साथ गोवा दूसरे स्थान पर है। केरल में 10.58% फॉर्म के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी।
वैसे तो पूरे देश में चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के चंद्रकोना इलाके का है, जहां भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पंचायत सदस्य शेख शफीरुल और अमजद अली खान लगातार भाजपा के बूथ लेवल इंचार्ज को धमका रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। भाजपा का कहना है कि उनके बूथ लेवल इंचार्ज हिमाद्री डे का अपराध केवल इतना है कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं का एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें वो भाजपा के लोगों को गाली दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि देश के कई दूसरे राज्यों में भी एसआईआर हो रहा है, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति और कहीं नहीं है। ममता बनर्जी ने शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का रास्ता अपनाया है। वो और उनकी पार्टी एसआईआर के खिलाफ लोगों को गुमराह कर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने एसआईआर का स्वागत किया है। हतोत्साहित टीएमसी नेता और उसके कार्यकर्ता अब लगातार लोगों को धमका रहे हैं। एसआईआर शुरू होने के साथ ही हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से हजारों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों को भागते देख एक और जहां पूरा देश प्रसन्न है, वहीं ममता बनर्जी दुखी हैं। घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे। लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सारी नीतियां सनातन विरोधी रही हैं। भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है, उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो ये पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने संबंधी दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन से हुमायूं कबीर के बयान और एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों पर दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। 6 दिसंबर का जिन फिर से सामने आ रहा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो बाबर के नाम पर ये बवाल क्यों और कब तक? भारत की धरती पर बाबर के नाम पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। बाबर एक हमलावर था, उसने आकर कितना विवाद पैदा किया। बाबर हिंदुस्तानी नहीं था, बाबर एक विदेशी हमलावर था। उसने भारत की संस्कृति पे हमला किया, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी। अब दूसरी बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है चुनाव में ध्रुवीकरण करना है, चुनाव में विवाद पैदा करना है, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करना है। इसलिए जानबूझकर अपने विधायक हुमायूं कबीर के ज़रिए वो बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करा रही हैं।
आप तो एकता और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, संदेश बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर के नाम पर बंगाल में जो कुछ देखने को मिल रहा है, घुसपैठिए जिनकी अपनी जमीन नहीं अब भाग रहे हैं, एसआईआर में भी को लेकर बंगाल के अंदर अब बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की सरकार ख़त्म होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। वो जान रही हैं कि हार का बहाना तलाश रही हैं। जब हारेंगी तो एसआईआर को बहाना बनाएंगी जो राहुल गांधी बना रहे हैं। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप शाहनवाज हुसैन साहब को सुन रहे हैं, वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि आप एसआईआर का विरोध कीजिए, आप बाबर के नाम पर बवाल कीजिए, आप मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, लेकिन हम विकास की बात करेंगे। दिल्ली से मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। रोहिणी इलाके से आज 10 ऑटोमेटिक पिस्टल, 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिनमें 5 पिस्टल तुर्की मेड, 3 चाइना मेड हैं। इन हथियारों के बड़े जखीरे के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। चारों की पहचान अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जांच में पता चला कि जसप्रीत उर्फ जस्सा घटना में मुख्य किरदार है, जो कि सोनू खत्री गैंग से जुड़ा है। जस्सा पाकिस्तान के हथियार तस्करों के संपर्क में था और उनको ऑर्डर करता था और फिर अपने साथियों के जरिए हथियारों को आगे गैंग्स को सप्लाई करता था। तो जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन. Mostly it is used by security agencies. It is not a common weapon which is used by the local gangsters. क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये गैंग तुर्की और चीन में बनी महंगी पिस्टल सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कार्बन की पॉलिथीन में रखकर आते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है, तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इस वेपन को, इन वेपन्स को, खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित हथियार तस्करी गैंग का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ किया है। इस गैंग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 10 हथियार बरामद किए गए हैं, जो तुर्की और चाइना मेड हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अमेरिका में बैठा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम संजीव यादव से बातचीत की संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत में हथियारों की तस्करी कर रही थी, जिसकी भनक दिल्ली पुलिस को लगती है और इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी क्राइम संजीव यादव जी हैं। सर, किस तरह से आपकी टीम इन तक पहुंची, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी है और आखिर किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ कि ये पाकिस्तान इस तरह से हथियार सप्लाई कर रहा था? ये हमारी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे 19 तारीख को हमने 2 व्यक्ति, एक मनदीप और एक दलविंदर, उनको गिरफ्तार किया था, जो पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी इंटरवेशन से मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के इलाके में ड्रॉप कराए गए थे, जहां से इन्होंने कलेक्ट कर और इनको दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करना था। तो इस वेपन जो आए हैं वो 3 वेपन मेड इन टर्की हैं, PX 5.7, और 5 वेपन PX 3 जो मेड इन चाइना है। तो ये वेपन बाहर से आए हैं, इनकी इंटरवेशन से भी मालूम चला हुआ है, और पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इनका पाकिस्तान कनेक्शन भी है। सर, वहाँ से आने का जो तरीका है, आखिर वो किस तरह से था, किस तरह से ड्रोन आते थे, कहाँ ड्रॉप किए जाते थे? जो इनकी मॉडस ऑपरेंडिस है और जो मालूम चला है उस हिसाब से एक ड्रोन पहले एरिया सर्विलांस से ले आता है, जिसमें कैमरा लगा होता है, और वो चेक करता है कि कहाँ पर ड्रॉप किया जाता है सेफ़ तरीके से, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है,
और विद इन अ मिनट दूसरा ड्रोन वेपन ड्रॉप करके चला जाता है। तो इस तरह की ड्रॉप्स किए जाते हैं वेपन। बहुत बार सिक्योरिटी एजेंसी जो बॉर्डर पर तैनात हैं उनके द्वारा पकड़े भी जाते हैं और कुछ वेपन उसमें से निकल जाते हैं। तो उसमें से एक लॉट यही है जो निकली है। सर हैंडलर्स कौन है इनके, और यूएस लिंक भी सामने आ रहा है? इनका हैंडलर जो एक जसप्रीत जस्सा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूएस बैठा हुआ है, वही आदमी है जो पाकिस्तान में लोगों से टच में था और वहाँ से वेपन डिलीवर करा रहा था और यहाँ पर इंडिया में भी वेपन जो रिसीवर्स हैं उनको दिलवा रहा था। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे गैंग्स हैं जिनको ये सप्लाई होना था, और ये हथियारों की बात करें तो किस तरह के हथियार हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, प्राइस क्या रहता था इनका? इनका जो एक वेपन का प्राइस 8 से 10 लाख रुपए है और ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना वेपन्स हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और इनका गैंग के बारे में थोड़ी जो सप्लायर हैं वो किसी एक गैंग से जुड़े हुए नहीं हैं, वो सभी गैंग को सप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच। सो एक बड़ा गैंग को बस्ट किया है, 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार बरामद किए हैं। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत में हथियारों की सप्लाई कर रहा था, इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लगती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उस पर काम करती है और इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया जाता है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भारतीय युवाओं को म्यांमार में साइबर फ्रॉड रैकेट में शामिल करने के लिए उनको नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेज रहा था। दरअसल म्यांमार से डिपोर्ट हुए एक भारतीय नागरिक ने इसकी शिकायत स्पेशल सेल को की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 अक्टूबर को म्यांमार आर्मी ने वहां एक बड़े स्कैम सेंटर पर छापा मारकर कई भारतीय नागरिकों को मुक्त कराया था, जिनको 19 नवंबर 2025 को डिपोर्ट किया गया था। वापस आए एक शख्स इम्तियाज बाबू ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे डेटा एंट्री नौकरी का लालच देकर धोखे से म्यांमार भेजा गया था। जांच में सामने आया कि पीड़ितों को कोलकाता, बैंकॉक और म्यांमार के रास्ते वहां ले जाया गया था। पीड़ित का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में उनसे अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर फ्रॉड करवाया जाता था। एफआईआर दर्ज करने के बाद 20 नवंबर को कार्रवाई करते हुए आईएफएसओ की टीम ने दानिश राजा को बवाना से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दानिश का म्यांमार के स्कैम नेटवर्क से सीधा संपर्क था और मार्च 2025 में वो खुद डिपोर्ट होने के बाद भी रैकेट का हिस्सा रहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पंजाब में बटाला के एसडीएम विक्रमजीत सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने एसडीएम विक्रमजीत सिंह के सरकारी आवास पर करीब 2 घंटे तक छापेमारी की, जहां से लगभग 14 लाख रुपए बरामद हुए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन चिंतित हैं। छात्रों के परिवारों ने आज फैकल्टी से बात की, जिसके बाद फैकल्टी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित है।
हम तकरीबन 15-16 पेरेंट्स मिले हैं जी, एक टीम बना के। कोई चंडीगढ़ से आया है जी, कोई राजस्थान से आया है, हरियाणा से, एनसीआर से आए हैं। हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एश्योरेंस हमें मिला है कि वो स्टेप ले रहे हैं। एनएमसी की भी विजिट हुई थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी स्टेप लिया जा रहा है और समय के साथ वो कुछ न कुछ प्रॉपर जवाब देंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। जौनपुर में 12 दवा कारोबारियों और 2 अन्य के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर 42.45 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप बेचने का आरोप है। ये कार्रवाई शासन के सख्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर की गई है। प्रदेश के आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। जिले के नामी गिरामी दवा थोक विक्रेताओं के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से बड़े दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्राप्त तहरीर के आधार पर जिले में बड़े पैमाने पर लगभग 17 लाख कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई थी। इसकी अनुमानित लागत 42.45 करोड़ रुपए आकी गई है। उन्होंने बताया कि इन 12 दुकानदारों ने धड़ल्ले से इस प्रतिबंधित सिरप की बिक्री की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति नीलियम में आयोजित श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य कर मानवता के सामने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य साईं बाबा ने महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री सत्य साईं बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में देश भर की आध्यात्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वो इस प्रयास में योगदान दें ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इन संहिताओं के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत ढांचे में बदल दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि नई श्रम संहिता में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि नई श्रम संहिता के तहत मजदूरों के अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया है। सजा के नियमों में भी सुधार किया गया है। इसके तहत साथ ही श्रमिकों को सम्मान देते हुए कर्मचारी सभी परमानेंट
वर्कर के फायदों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये प्रस्ताव नई श्रम संहिता के तहत रखा गया है। साथ ही 5 साल के बजाय अब 1 वर्ष में ही ग्रेच्युटी का अधिकार कर्मचारियों को मिलेगा। यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। काम के घंटों पर हफ्ते में 48 घंटे की लिमिट तय कर दी गई है, यानी कि एक हफ्ते में 48 घंटे काम लिया जा सकता है। वहीं ओवरटाइम के लिए दुगनी सैलरी देने का प्रस्ताव नई श्रम संहिता में रखा गया है। मिनिमम वेज प्रोटेक्शन को भी बढ़ावा देने की बात इसके तहत कही गई है। इस लिहाज से कर्मचारियों को सुरक्षा और अधिकार की गारंटी दी गई है। साथ ही ESIC सुविधा अब पूरे भारत में कर्मचारियों को उपलब्ध होगी। नई श्रम संहिता के तहत सभी नौकरियों में सोशल सिक्योरिटी की पोर्टेबिलिटी का आश्वासन भी इसके तहत दिया गया है। और बातचीत से सुलह कराने पर ज्यादा महत्व, यानी कि कर्मचारियों के लिए इसमें बहुत सारे फायदे सुनिश्चित किए गए हैं। असम में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों और व्यापारिक संगठनों ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। इन लोगों ने भारत के कार्यबल के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्रमिकों का कहना है कि वो स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज, बीमा और ग्रेच्युटी जैसे प्रावधानों से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि इन सुधारों से कामगारों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। नए नियमों से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारिक सदस्यों ने भी इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। प्रधानमंत्री जो नया लेबर एक्ट इंश्योरेंस चालू किया, हम लोग धन्यवाद देता है उन लेबर प्रधानमंत्री को। हम प्रधानमंत्री हम लोग के बारे में जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। नया जो श्रमिक कानून आज केंद्र सरकार लागू किया गया है, ये निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों को बराबर का मौका देने के लिए लाया गया है। और विशेषकर इसमें जो सुविधा पहले केवल सरकारी क्षेत्र में मिलती थी, अब निजी क्षेत्र में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी हम सराहना करते हैं। बहुत अच्छा ये लॉ है और इस लॉ के अंदर पुरुष हो या महिला हो, सबको समान अधिकार का जो एक वातावरण बनाया गया है और उनके सुविधा के लिए जो लॉ लाया गया है उसको हम सराहना करते हैं। और मुझे लगता है मेक इन इंडिया जो है प्रोसेस भारत सरकार की जो है, इसके लिए सबसे अच्छी लॉ है। प्रधानमंत्री जी ने जो नया योजना श्रमिक के लिए निकाला है 100% इंश्योरेंस के लिए, और जो हम लोगों के रिस्क के लिए है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे भारत में नई श्रम संहिता को लेकर देश भर में लोग खुश हैं और जमकर केंद्र सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर के श्रमिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और इस फैसले की सराहना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्रमिक अधिकार का जो नया नियम लगाए उनके लिए मोदी जी ने सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय का पालन किया है। सरकार द्वारा जो निर्णय किया है बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मोदी जी का एक अच्छा कदम है। तो वेतन के बारे में जो इन्होंने एक प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। देश भर में मजदूर और प्रबुद्ध लोग नई श्रम संहिता का स्वागत कर रहे हैं। पटना में मजदूरों को इससे मेहनताने में सुधार की उम्मीद है, तो प्रबुद्ध लोग इसे भारत के श्रम बाजार को औपचारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि इसके चलते प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स जैसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन बढ़ने, स्वास्थ्य सुरक्षा देने के रास्ते खुलेंगे। कुल मिला के ये 4 श्रम कानून लिखिए गए श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के एक समग्र जो है प्रयास है। और आने वाले समय में अगर ये सही से सारे 4 लेबर कोड भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये भारत के श्रम बाजार को और लचीला बनाएगा, साथ ही साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर को और फॉर्मलाइज करेगा। तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने जैसा जो एक बहुत ही बड़ा जो है कदम है जो भारत सरकार ने कल उठाया है। योजना आया है हम लोग के लिए सही है। प्रधानमंत्री जी योजना लाए हैं हम लोग के लिए सही है और जो समय स्थिति आप पेमेंट भी मिल जाएगा। योजना लाए हैं प्रधानमंत्री जी, हम लोग के लेबर को जो मिल जाएगा मजदूरी, हम लोग के योजना जो लाए हैं वो बहुत बढ़िया बात है। नई श्रम संहिता लागू हो चुकी है। नए लेबर लॉ सभी श्रमिकों के लिए लाभदायक होंगे। देश के कोने कोने से लोग खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के श्रमिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और इस फैसले की सराहना की। इस प्राइवेट जो भी जॉब करते हैं उनको और सरकारी नौकरी करने वालों को एक समान धारा लागू होगा, सबको समान न्याय मिलेगा, जैसे कि समान वेतन। जो
यह सुधार से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, न्यूनतम वेतन भी सुनिश्चित होगा। मोदी जी ने श्रमिकों के लिए जो कार्य किए हैं उनकी हम बहुत ही सराहना करते हैं। जो कानून निकाले वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। उनमें जो मजदूरों के लिए 40 वर्ष की उम्र के जो वृद्ध हैं उनके लिए 100% इंश्योरेंस की गारंटी है। डबल काम करने पर दुगनी मजदूरी की गारंटी है। जो 4 कायदे लागू किया है उससे तरह से भारत सरकार का दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और जो आरोग्य की वजह से जो मेडिकल चेकअप जो मजदूर वर्गों का होगा उस तरह से हर कोई मजदूरों का उनको अच्छी तरह से लाभ मिल सकता है। उस तरह से मैं भारत सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100% जो जोखिम वाला काम करते हैं उसको सुरक्षा मिलेगी, कई श्रमिकों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। सरकार ने 4 कोड लागू किए हैं, वो हमारे मजदूर लोगों के लिए बहुत फायदे कारक हैं और उसकी वजह से सब महिलाओं को सम्मान, वेतन और अधिकार मिला। ये भी सरकार का खूब आभार मानता हूँ। नई श्रम संहिता लागू होने के बाद मुंबई के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। शासन ने जो निर्णय लिया है, एक जैसा कीमान वेतन मिलना चाहिए, वो मिलने वाला है। जो भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है वो ऐतिहासिक निर्णय है, हम उनका मनपूर्वक स्वागत करते हैं। जो सोशल रिफॉर्म है उससे सोशल सिक्योरिटी की वजह से ये जो श्रमजीवी लोग हैं हमारे यहाँ के श्रम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। केंद्र शासन का, मोदी सरकार का सही निर्णय है आने वाले दिनों के लिए। जो हमारे कामगार बांधव है, जो हमारे उनके जो परिवार है उनको ईएसआईसी का लाभ मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि एक कारखाने में अगर 10 लोग थे, 10 के ऊपर, तभी वो ईएसआईसी का लाभ मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और ये केंद्र सरकार ने जो लिया है उसमें निर्णय से एक बहुत बढ़िया निर्णय है। बेनिफिट्स वर्कर्स को होंगे, साथ में जो लेडीज़ है तो उनको भी जेंट्स जितनी ही सैलरी मिले, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है ताकि जो लेडीज़ एंड जेंट्स इसमें भेदभाव ना हो। आज तक हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं था, कल से जो कायदा आ गया वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। जिस मतलब जो कायदा आया उसका हम स्वागत करते हैं। ये निर्णय डिक्लेयर किया है उसके वजह से हमें बहुत सुकून मिल रहा है। आगे जाके हम भले वर्कर हो, हम समाज में सिर ऊंचा रख के रह सकते हैं। सरकार हमें पीएफ, ईएसआई या तत्सम इंश्योरेंस वगैरह जो सुविधाएं उपलब्ध करने की बोल रहे हैं उसका हम अच्छे से स्वागत करते हैं। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले को लेकर गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। ये जो नए श्रम कानून बने हैं ये बहुत ही सरकार का इतना अहम कदम है श्रमिकों के लिए, बहुत ही अच्छे कानून और श्रमिकों को बहुत फायदा मिलने वाला है इन कानूनों का। और महिलाओं के लिए जिस तरह का ओवर टाइम की इन्होंने डबल पेमेंट की बात करी है तो बहुत अच्छी है। और मोदी जी का जो एक विकसित भारत का जो सपना था वो बहुत अहम कदम है। एक व्यापारी को व्यापार करने में बहुत आसानी रहेगी और उनके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इन सब कार्यों के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं और सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां तक मोदी जी के श्रमिकों के बारे में बात है, रिफॉर्म के बारे में बात है, इस सरकार की पॉलिसियों के बारे में बात है, सरकार श्रमिकों के लिए अभी जो नया कानून आया है ये बहुत अच्छा कानून और बहुत ही आमूल चमूल परिवर्तन करते हुए और श्रमिकों के लिए जो जितना उनकी विसंगतियां हैं और उनकी जटिलताएं हैं उसको दूर करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिए जो ये कानून आया है ये बहुत अच्छा है। देश भर में श्रम संहिता लागू होने से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के श्रमिकों में भी खुशी की लहर है। श्रम संहिता में केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवरटाइम पर डबल वेतन, फिक्स्ड
टर्म ग्रेच्युटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी जैसी गारंटियां सभी श्रमिकों को प्रदान की हैं। इसको लेकर श्रमिकों ने केंद्र सरकार और श्रम विभाग का आभार जताया। वर्तमान में 29 वेरियस एक्ट्स हैं जिसके तहत कार्य हो रहा है, जिसकी जगह 4 श्रमिक कोड होंगे, जिससे उनको बहुत सरल हो जाएगा। और दूसरा इसमें है कि श्रमिकों के लिए अभी तय सीमा से ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत सी जगह ओवर टाइम जो नियमानुसार होता है वो नहीं दिया हो रहा है, उसकी यदि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करके इनको डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। तीसरा है हेल्थ चेकअप का दिया है, हेल्थ चेकअप सालाना हेल्थ चेकअप करने से कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। लास्ट में यह है कि जो ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत अभी जो 5 साल के बाद ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होती है, अभी एसआईटी निश्चित कर रही है 1 साल में ग्रेच्युटी देंगे, तो वो भी श्रमिक कल्याण के लिए निश्चित रूप से अच्छी है। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लिखा गया था, श्रम कानून के बारे में, वो पढ़ करके बहुत अच्छी खुशी हुई। पहले 5 साल में ग्रेच्युटी मिलती थी और अब 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी। ये हमारे श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा एक और इसमें सबसे अच्छी बात लिखी हुई है कि हेल्थ चेकअप, जो हेल्थ चेकअप है वो हर साल अगर होगा तो वास्तव में मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बेंगलुरु में दिन दहाड़े हुई 7 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लूटे गए 7 करोड़ में से 5 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। साजिशकर्ताओं की पहचान कर ली गई है, साथ ही 3 मुख्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। बता दें कि 19 नवंबर को एटीएम कैश वैन में लूट हुई थी। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि बंगाव दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रामनगर ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 264 के 76 वर्षीय अब्दुल माजिद शेख का नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जबकि वर्तमान सूची में क्रम संख्या 314 में उनकी उम्र 76 वर्ष दिखाई गई है। इतना ही नहीं, गुसावा विधानसभा क्षेत्र की जिस महिला को अब्दुल माजिद शेख ने अपनी मां बताया है, उनकी उम्र 2002 की सूची में 42 वर्ष दर्ज है। 2025 में उनकी मौजूदा उम्र 65 वर्ष होती है, जबकि माजिद की उम्र 76 वर्ष है, यानी मां बेटे से 11 वर्ष छोटी दिखाई गई है।
बताया जा रहा है कि माजिद के 3 बेटों ने भी SIR फॉर्म जमा करते समय इसी महिला को अपनी दादी बताया है। इस तरह के कई मामलों के सामने आने से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोपों की पुष्टि होने पर चुनाव आयोग से कठोर कार्रवाई की मांग की है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तत्वावधान में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन 24 से 26 नवंबर को राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सम्मेलन में लगभग देश के साथ साथ 20 देशों के 1000 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, हितधारक और संगठन शामिल होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के सचिव और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा कि आगामी सम्मेलन एग्री फूड सिस्टम्स और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक कृषि के साथ साथ कृषि में जैव विविधता पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं, तो रामलीला मैदान में करें या जहां करें बिहार। और वहीं डॉक्टर ML जाट ने कहा कि इस वर्ष देश में जहां खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, वहीं दलहन तिलहन के साथ साथ मिलेट के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर जाट ने कहा कि पराली जलाने के मामले में भी इस वर्ष काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 95% की कमी आई है। एक खुशखबरी यह है कि जिस समस्या से हम लोग इस समय साल के इस समय जूझते हैं, पोल्यूशन की, और उसमें पराली जलने का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर हर साल कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, कई सारी चर्चाएं होती है। इस बार थोड़ी कम हुई, होनी चाहिए थी। उसका कारण है कम होने का कि अच्छा काम हुआ है, और अच्छा काम ये हुआ है कि पूरे यदि 2020 की तुलना में कंपैरिजन करते हैं इस साल की पराली की जलने पे, तो हम 95% के लगभग पराली जलने को बंद कर चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर सख्ती शुरू हो गई है। राजधानी में इस समय ग्रैब 3 लागू है और इसके तहत कई महत्वपूर्ण पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं। ग्रैब 3 के फेज 2 के तहत सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर आने जाने वाले सभी वाहनों की कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही जहां भी धूल और प्रदूषण की संभावना है, वहां लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब न हो। गैप 3 का फेज 2 है, जिसके अंदर जो वर्क फ्रॉम होम है 50% एम्प्लॉयज जो हैं वो घर से काम करें। दिल्ली के अंदर DPCC के माध्यम से, हमारी सारी नोडल एजेंसीज के माध्यम से निरंतर हम ऐसी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जितने भी हमारे सड़कों के ऊपर स्वीपिंग का काम है उसको MRS के माध्यम से 100% करा रहे हैं रात को, और उसमें भी हम रात को नाइट शिफ्ट में करवाने का काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसको गैप 3 में मॉनिटर कर रहे हैं, और अब तक हम कोई लगभग 200 से 1200 ज़्यादा इंस्पेक्शन कर चुके हैं, 200 से ज़्यादा नोटिस दे चुके हैं, और 50 को तो हम बिल्कुल बंद शट कर चुके हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में सैन्य अभ्यास राम प्रहार का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में पश्चिमी मोर्चे पर संयुक्त हथियार क्षमताओं, तकनीकी प्रगति और परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में मशीनीकृत बल, तोपखाने, सेना के विमान और विशेष अभियान दलों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों के आधार पर अभ्यास में उभरते खतरों से निपटने के लिए विकसित नवाचारों का भी प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में विभिन्न लड़ाकू इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण देखने को मिला, जो आधुनिक युद्ध की जरूरतों और सेना की उन्नत प्रहार क्षमताओं को दर्शाता है। सैन्य अभ्यास के दौरान वेस्टर्न कमांड के GOCNC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने बताया कि यह अभ्यास राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है, और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद
पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग, यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। जम्मू कश्मीर में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पर्वतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए जानी जाने वाली ITBP जवानों ने इस अवसर पर कई प्रस्तुतियां दी। एनसीसी अपना 78वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और एनसीसी कैडेट्स ने वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई। एनसीसी की शुरुआत छात्र कैडेटों के साथ हुई। 1949 में छात्रा कैडेटों को भी इसमें जोड़ा गया और 1950 में वायुसेना और 1952 में नौसेना स्कंद इसमें सम्मिलित किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 17 लाख से ज्यादा कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। रक्षा सचिव ने बताया कि भारत की विकास यात्रा में हमारी युवा शक्ति सबसे बड़ी वैभव है और हमारी युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक एनसीसी है। एनसीसी को राष्ट्र विकास और राष्ट्र सुरक्षा में और ज्यादा योगदान देने के लिए उनकी संख्या 17 लाख से 20 लाख की जा रही है। युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हमारी नेशनल कैडेट कोर है। नेशनल कैडेट कोर को हम राष्ट्र विकास और राष्ट्र सुरक्षा में और अधिक योगदान देने के लिए हम उनकी जो संख्या है वो 17 लाख से 20 लाख करने वाले हैं। उनको और अधिक स्किलिंग और दूसरे प्रोग्राम्स में शामिल करके उनका योगदान बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र विकास दोनों में आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें। 78वें स्थापना दिवस पर एनसीसी महानिदेशक ने कैडेटों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 20 लाख कैडेटों की संख्या में से करीब 40% संख्या छात्रा कैडेटों की है। उन्होंने एनसीसी के विस्तार के साथ साथ प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात पर बल दिया। 78th एनसीसी डे के मौके पर मैं तमाम कैडेट्स, ऑफिसर्स और स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आउट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 20 lakhs, about 40% of our strength comprises girl cadets. एनसीसी के एक्सपेंशन के साथ साथ अभी हमारा फोकस है जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इंडिया है उसे हम और बेहतर बना रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एनसीसी करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्य और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। एनसीसी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। ये संस्था न केवल कैडेटों को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है बल्कि चरित्र निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका है। कैमरामैन पीयूष वर्धन के साथ गिरीश निशाना, DT न्यूज, दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट एडेन मार्करम के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 38 पर चलता किया। इसके थोड़ी ही देर बाद रियान रिकल्टन का विकेट भी सामने आया, जिन्हें 35 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट किया। कप्तान टेम्बा बेवुमा ने 41 जबकि ट्रिस्टन स्ट्रोब्स ने 49 रन की पारी खेली। भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ उतरी है। इस मैच में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी और भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। टीम 2 बदलाव के साथ उतरी है। कप्तान शुभमन गिल की जगह
नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल की जगह साई सुदर्शन खेल रहे हैं। भारतीय टीम को कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेली गई सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। डीडीसीए टी20 लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने लगातार दूसरे वर्ष भी अपने पूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस साल की खासियत यह रही कि ये टीम कप्तान संतोष कुमार राय और उपकप्तान मयंक कौशिक के कुशल नेतृत्व में अपने पूल में अपराजित रही और अपने सभी 11 मैच जीत लिए। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के सभी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिमखाना टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए। उदय चावला ने 76 तथा लक्ष्य गोयल ने 50 रन बनाए, जबकि योगेश श्योरान और अमन ने 2-2 विकेट लिए। इसके जवाब में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने 2 गेंद रहते ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके और आतंकी हमले की खबर तो हम सभी ने देखी, लेकिन इस खबर के तार सिर्फ सीमाओं के पार ही नहीं जुड़े, बल्कि साइबर दुनिया से भी जुड़े हैं। ये धमाका हमें याद दिलाता है कि अब जंग मैदान में ही नहीं, मोबाइल की स्क्रीन और डेटा सर्वर पर भी लड़ी जा रही है। एक छोटी सी लापरवाही देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। लड़का है, लड़की है, वो किन वेबसाइट्स पे जा रहा है, क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, क्या वो कटा सा लग रहा है। अगर बिहेवियर में बहुत बड़ा एक चेंज लग रहा है और राजनीतिक से लेकर धार्मिक सोच में एक बहुत कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे अगर कुछ अलग किस्म के दोस्त मिल रहे हैं या ऑनलाइन पे बहुत गैर वक्त में वो देखता रहता है, ऐसे हालात में उसको चेकिंग करनी चाहिए। आज के समय में हमें हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे हमारे घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे, मकान को किराए पर देना या फिर अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना। ये सब अब सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहे हैं, ये सीधे देश की डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा से जुड़े फैसले बन चुके हैं। हम हर कदम पर कैसे सतर्क रहें और किन बातों का ध्यान रखें और कैसे अपराधों से अपनी सुरक्षा करें, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपनी साइबर लापरवाही से आप देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे। कई ऐसे खतरे जो साइबर जगत से जुड़े हैं, जिनके माध्यम से हम आप अगर एहतियात बरतें तो देश को रख सकते हैं सुरक्षित। टेररिस्ट ग्रुप सोशल मीडिया यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मैसेज डिसमिनेशन करना होता है, इको चैम्बर बना के उनका आइडियोलॉजी का अंजाम दे सके। बाजार जो होते हैं वहाँ पे हमारे पब्लिक में कैमरास हो, किसी को पासवर्ड मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए वो पूरा बाजार मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मकान मालिक हैं तो अपने किराएदार का सत्यापन जरूर करवाएं। तो लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली पुलिस ने तो ये ऑनलाइन भी कर रखा है। तो देखिए साइबर अलर्ट रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।